साल 2007 में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पर केवल एक ही नाम और एक ही चिन्ह और एक ही पार्टी का डंका था। साफ साफ शब्दों में एक ही नारा सुनाई दे रहा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। यह नारा देने वाली थी मायावती, जिनकी बीएसपी का अब यूपी में नाम चलता था। आलम यह था कि साल 2007 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो विधानसभा की 403 में से 206 सीटों पर इनका राज हुआ करता था। किसी के पास भी इनका कोई तोड़ नहीं था और इसीलिए मायावती की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। लेकिन फिर वक्त की चाल ऐसी बदली कि केंद्र की कुर्सी पर बीजेपी विराजमान हो गई और आने वाले सालों में बीएसपी कहीं गायब सी हो गई। जब मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था, अब धीरे धीरे वह कहीं खो गई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वह अकेले चुनाव में उतरी तब वह एक सीट ही जीत पाई और 2024 में तो हालात इतने खराब हो गए कि उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अपने अंत पर आ गई। खुद को दलितों की सेवक बताने वाली इस रानी की पार्टी खत्म कैसे हो गई और क्या अब हाथी की चिंगाड़ भारतीय राजनीति में कभी सुनाई देगी। साल था 15 जनवरी 1956। जगह दिल्ली का लेडी हार्डिंग अस्पताल। यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। 15 दिन बाद छोटी सी बच्ची की माँ एक साधु के पास गई और पूछा कि बड़े होकर ये बच्ची क्या बनेगी। इस सवाल पर साधु ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ये बड़ी होकर देश की मजबूत नेता बनेगी। ये बात माँ के लिए हैरान करने वाली जरूर थी, लेकिन अपने बेटी के लंबी लक्की चारण पर माँ को तब गुस्सा हुआ जब उसी दौरान पिता का प्रमोशन हुआ। माता पिता को ये लगा कि बच्चे की वजह से हुआ। लड़की का नाम रखा गया मायावती। बचपन से ही हटकर काम करने वाली ये बच्ची वैसे तो अफसर बनना चाहती थी, लेकिन 1975 में ग्रेजुएट करने के बाद मायावती ने बीएड कोर्स किया। फिर लॉ करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। हालांकि यहाँ भी उनका मकसद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनने का था और इसीलिए टीचिंग और लॉ का कोर्स उन्होंने बैकअप के रूप में रखा था, ताकि आईएएस नहीं बनी तो भी रोजी रोटी चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बाद उन्होंने 1 साल बाद मायावती स्कूल टीचर बन गई और इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। पिता ने उन्हें राजनीति में जाने से रोका, जिसके चलते उन्हें अपने पिता को छोड़ने का दर्द सहना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफलता की सीढ़ी चढ़ती चली गईं। उनके कैरियर में असली मोड़ तब आया जब राजनीतिक गलियारों में उनका भाषण बहुत पॉपुलर हो गया। यह बात 1977 की है, जब जनता पार्टी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक रखी, जिसमें बतौर बहुजन समाज की टीम मायावती भी पहुंची। यहाँ वैसे तो सब ठीक था और मीटिंग चल रही थी, लेकिन एक बात मायावती को खली कि रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हराने वाले राजनारायण अपने भाषण में कई बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में जब मायावती मंच पर आईं तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, हरिजन शब्द अपमानजनक है। सरकार के एक मंत्री ने इस शब्द को बार बार कहकर दलितों का अपमान किया। यह सम्मेलन जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया है, वह एक मजाक बनकर रह गया है। 20 साल की इस लड़की का भाषण ने वहां मौजूद दलितों में बिजली दौड़ा दी। उसी दौरान राजनारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ के नारे गूंजने लगे। इस बीच ये भाषण कार्यकर्ताओं के जरिए कांसीराम तक पहुंच गया। वह उन दिनों पढ़े लिखे दलितों को अपनी ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन यानी दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन से जोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब उन्हें मायावती के बारे में पता चला तो उन्होंने इस लड़की को अपनी पार्टी से जोड़ने का मन बना लिया। इसी फैसले को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने मायावती तक पहुंचने की कोशिश की। ये रात करीब 9 बजे की बात थी। हर दिन की तरह मायावती रात का खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गईं। उनके माता पिता और भाई बहन सोने की तैयारी कर रहे थे।
इसी बीच किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। मायावती ने दरवाज़ा खोला तो देखकर एक आदमी, ढेर उम्र का शख्स, गले में मफलर लपेटे खड़ा था। ये शख्स कांशीराम थे। उन्होंने मेज पर रखी चारों तरफ फैली किताबों की तरफ इशारा करते हुए मायावती से पूछा, इतना पढ़ लिख कर क्या बनोगी? मायावती ने जवाब दिया, मैं कलेक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हूँ। तभी पीछे से उनके पिता प्रभुदास बोल पड़े, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अफसर बनकर दलित समुदाय का गौरव बने। कांशीराम ने मायावती से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समुदाय ने कई कलेक्टरों और अफसरों को जन्म दिया, लेकिन हम बनने के नेता नहीं ला सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को रास्ता दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी। कांशीराम से मुलाकात के बाद मायावती ने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करना छोड़ दिया और वाम सेव के कार्यक्रमों में जाने लगी। हालांकि प्रभुदास नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी राजनीति में उतरे, लेकिन मायावती धीरे धीरे पिता की बातों को नज़रअंदाज करती गईं। वह हर छोटा बड़ा फैसला कांशीराम से पूछ करके करने लगी थी। एक दिन गुस्से में प्रभुदास ने मायावती से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और कांशीराम का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। प्रभुदास को लगता था कि मायावती अविवाहित होने के चलते घर छोड़ने का फैसला नहीं करेंगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। मायावती बिना कुछ कहे अपनी सैलरी से बचाए पैसे और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गईं। मायावती कांशीराम के किराए के कमरे पर रहने लगी और वे कांशीराम की इतनी प्रिय बन गईं कि बाद में कांशीराम पर मायावती को आगे करने और सीनियर नेताओं को अनदेखी करने के आरोप लगने लगे। इसी दौरान सन 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। इसी साल मायावती ने टीचर की नौकरी छोड़कर बीएसपी की ऑल इंडिया मेंबरशिप ले ली और वहीं से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। कांशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हारने और दूसरा चुनाव हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ेंगे। इसी राजनीति को ध्यान में रखते हुए सन 1984 में मायावती ने कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। वह साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करती थी। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर में मायावती चुनाव हार गईं और उनकी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हें पता था कि वह फिर चुनाव लड़ेंगी। सन 1985 में उन्होंने बिजनौर से और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा। इसके बाद 1989 में जीतने का लक्ष्य उन्होंने तय किया। ये साल मायावती और बीएसपी दोनों के लिए खास रहा। इसी साल मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गईं। 13 सीटों के साथ बीएसपी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद सन 1991 में जब मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव हुए। इस दौरान अयोध्या में गोली कांड हो चुका था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। उसने 419 में से 221 सीटें जीतीं। इसी समय एक इंटरव्यू में कांशीराम ने कहा कि अगर वे मुलायम सिंह से हाथ मिला लें तो उत्तर प्रदेश से बाहर की सभी पार्टियों का सफाया हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद मुलायम सिंह ने कांशीराम से दिल्ली में मुलाकात की और उनकी सलाह पर अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी यानी एसपी का गठन किया गया। करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच अनबन की खबरें आने लगीं। यह भी सच था कि बहुजन समाज पार्टी अब यूपी में मजबूत हो चुकी थी। फिर 23 मई 1995 को कांशीराम अस्पताल में भर्ती थे। तभी बीजेपी नेता लालजी टंडन से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने मायावती को बुलाया और पूछा, क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगी?
मायावती को लगा बीमार कांशीराम मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच साबित हुआ। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, मगर ये बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई। 2 जून 1995 को जब मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी, तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने वहां हमला बोल दिया। इसी दौरान विधायक और आरएसएस से जुड़े ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा समर्थकों को पीछे ढकेला। तब से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी और कभी उनके खिलाफ फर्रुखाबाद में उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि वे उनके लिए प्रचार करने भी गई। अब सवाल यह था कि मायावती मुख्यमंत्री कैसे बनी। दरअसल बीजेपी के समर्थन से 3 जून 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वे भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन बिखर गया और मायावती को इस्तीफा देना पड़ा।